डायमंड जुबली में रहे जी। तो बम फोड़ने में कभी साथ दिया आपने स्टूडेंट यूनियन वालों का? हाँ, आंदोलनों में भाग लिया। और एक बार ऐसी स्थिति आई कि डायमंड जुबली की वाल जो है, पिछली वाल जो है, वो कर्नलगंज थाने की वाल दोनों एक है। हाँ। और यह मुझे नहीं मालूम था। हाँ। और पुलिस ने दबिश डाला उसमें हमको टारगेट करके भी। कूदे तो मैं जब कूदे तो थाने में गिर गए कि जो हमारे हैं वह हमारे हैं, भले पिछड़े हैं या पिछाड़े हैं, कभी दुबके कभी दहाड़े हैं, पर जो हमारे हैं वह हमारे हैं। अब देखिए, मैं पूरे देश के लिए काम किया था, तो लभुआ हमारे लिए जो है ये था कि जैसे कि मेरी गोद में है। टिकट का बंटवारा बहुत कठिन काम होता है। पंडित नेहरू डेथ बेड पर थे और एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि आपके जीवन का सबसे कठिन क्षण क्या होता था, क्या था? टिकट का बंटवारा मेरे जीवन का सबसे कठिन काम हुआ करता था। मैंने तो कहा, राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। मेरी कविता है लंबी। बलि जब देना हो तो रोगी पशु का नहीं, निरोग का दिया जाता है। आज हमारे बीच देवमणि द्विवेदी जी हैं, मूलतः देवमणि जी हैं, और अमित शाह जी के कहने पे ये द्विवेदी बाद में जुड़े हैं। तो हम देवमणि द्विवेदी जी का स्वागत कर रहे हैं शब्दरंग के स्टूडियो में। और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि ये देवमणि से देवमणि द्विवेदी कैसे हुए, और शायद इन्हीं से पूछेंगे। तो साहब, सबसे पहला क्वेश्चन, आप देवमणि से देवमणि द्विवेदी कैसे हो गए? राजेश जी, ऐसा हुआ कि मैं तो पुलिस अधिकारी था, फिर मैं रेलवे का अधिकारी हुआ, वहाँ तक तो मैं देवमणि था। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने आया तो वहाँ पर सामाजिक उसमें कि भाई हमारे विपक्षी लोग एक जो थे वह ब्राह्मण ही थे। वह लोगों को कहते थे कि भाई हम ही ब्राह्मण हैं, वह तो उनको तो ब्राह्मण लिखने में, द्विवेदी या अपना सरनेम लिखने में जिसको शर्म आती है। तो इस तरह का तो ये हमें बाद में पता लगा। अमित शाह जी हमारे प्रभारी थे जी। उनको बताया, वहाँ पर पता लगा, क्योंकि वो अपने तो वह लोग तो पूरा राडार लगा था। तो उन्होंने पूछा कि आप देवमणि जी, आप द्विवेदी लिखते नहीं? हमने कहा कि नहीं भाई साहब। मैंने कहा कि आप द्विवेदी लिखिए, और यह एकदम जल्दी से जल्दी आप ये साबित करिए कि आप जो है विद्वान। मतलब गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से? नहीं, वो गृह मंत्री नहीं थे उस समय। अच्छा, 17 के चुनाव की बात बोल रहा हूँ। ये मतलब की कि जैसे चुनाव में तो इन सब तरह की चीज़ों का एक एक चीज़ का महत्व होता है। हाँ। मैंने लिखा है कि राजनीति गंभीर विषय है, पॉलिटिक्स इज टू सीरियस ए बिजनेस। तो उसमें इन सब चीज़ों का, जैसे उनको किसी ने फीडबैक दिया होगा कि इस सब चीज़ों के नाते मामला 19 पड़ रहा है। अच्छा। तो उन्होंने हमको हिंट दिया था। मैं बता रहा हूँ फरवरी 17 की बात। चलिए साहब, कोर्ट उस समय अमित शाह जी प्रभारी हुआ करते थे। चलिए, मजबूर नहीं किया गया आपको कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनिए राहुल गांधी की तरह, इतना आप बच गए। लेकिन फिर भी कुल मिला के जात पात का बंधन तोड़ो वाली जो बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात जब हो रही है, ऐसे समय में अगर आपको जो है देवमणि से देवमणि द्विवेदी बना दिया गया तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन मूलतः सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपके अंदर एक प्रखर स्टूडेंट छुपा रहा, आपने जब से आपने 5वीं के बाद से होश संभाला, सारे स्कॉलरशिप आपको मिलते रहे। शायद आपको नाम भी याद नहीं होगा किस किस तरह के स्कॉलरशिप मिले। और सबसे ख़ास बात यह हुई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचे। उस ज़माने में शायद ही मेरे को, बहुत सारे मित्र हैं हमारे, IAS हैं, IRS हैं, IPS हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं से उनके साथ जुड़ी रहती है। अब वो स्तर नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो एज ए ऑफिसर, एज ए UPSC क्वालिफाई करने वाले एक प्रखर स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूँगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज JNU के मुकाबले या अन्य यूनिवर्सिटी के मुकाबले कमज़ोर क्यों है? इसका राजेश जी 2 कारण है। एक तो यह है कि JNU जब आई, धीरे धीरे उसी समय से इलाहाबाद की तुलना में दिल्ली लोगों का प्रेफरेंस होना शुरू हो गया था।
और बहुत पहले इलाहाबाद जब था तो यूपीएससी भी किसी समय इलाहाबाद में ही हुआ करती थी जी। और वो यह वास्तव में यूनिवर्सिटी थी। और जैसे मैं भी डायमंड जुबली हॉस्टल में रहता था, जिस रूम में रहता था, तो उसका एक बायोडाटा टाइप का था कि पहले इसमें कौन, तो मैं देखता था कि 30 साल पहले उसमें कोई उड़ीसा का तो कोई तमिलनाडु का, इस तरह के स्टूडेंट्स रहे थे जी। लेकिन धीरे धीरे यह यूनिवर्सिटी लोकलाइज करती गई और दिल्ली में डीयू के भी कॉलेजेस, फिर जेएनयू का भी इस्टेब्लिश होना, तो धीरे धीरे उधर जाना शुरू हुआ। और ऐसा एक ये दुर्भाग्य रहा कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया, जब स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी थी तो लगता था कि इसका स्तर केंद्रीय के लायक है, और जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया तो लगता है कि अब ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी भी नहीं, उससे भी छोटी है, क्षेत्रीय जो है मतलब कि रीजनल यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये है, इसका एक मुख्य कारण यह है कि इंजीनियरिंग के लोग जो है और ज़्यादा क्वालिफाई, वह ज़्यादा क्वालिफाई की, ये प्रो इंजीनियरिंग हो गई यूपीएससी की परीक्षाएं। तो पहले जो लोग इलाहाबाद में पीसीएस और सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और पीएससी दोनों देने के लिए इलाहाबाद में रहते थे, अब उनका पैटर्न बदला कि हम बेसिकली यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे और उसी तैयारी से यहाँ मतलब कि स्टेट के लिए भी हम एग्ज़ाम दे देंगे। और दूसरा, इधर इंजीनियरिंग की तरफ जब शिफ्ट हुआ तो अच्छे बच्चे नॉर्मली इंजीनियरिंग या मेडिकल में चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी तो बेसिकली वो आर्ट्स की है, तो अच्छा इंजीनियरिंग का उसमें बहुत लिमिटेड है, तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लोग अलग अलग जगहों पर जाने लगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे, देश के कोने कोने में जाने लगे। और जब उनको ये आना है कि अब यूपीएससी देना है तो यूपीएससी के लिए द बेस्ट प्लेस वाज दिल्ली। तो इस तरह से वो जो मुखर्जी नगर, हाँ मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर, इन सब जगहों पर, वहाँ पर, या कटवरिया सराय, वहाँ पर जाना शुरू। अब एक मूल क्वेश्चन रह गया इलाहाबाद का जी, डायमंड जुबली में रहे जी, तो बम फोड़ने में कभी साथ दिया आपने स्टूडेंट यूनियन वालों का? अब देखिए हम तो बेसिकली आप न बताना चाहें तो इशारा कर दीजिए। हाँ, फोड़े तो जरूर होंगे। हम पढ़ने लिखने वाले लोगों में थे, लेकिन मेरा यह था कि राजनीति जो नहीं करता या जो कहता है कि हम अपने काम से काम रखते हैं, उसको मैं बहुत सीमित व्यक्ति मानता हूँ, उसको बौना व्यक्ति मानता हूँ। तो इसलिए राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना थी, तो जो भी आंदोलन होते थे, जो मेरे विचार के अनुरूप होते थे, उनके लिए चाहे नारा लिखना, चाहे उसके लिए कि जो लोग जैसे कोई स्पीच दे रहा है, हमको लगा कि ये जिस पोस्ट के लिए कर रहा है उसमें थोड़ा सा हल्का पड़ा, तो उसको मैं टिप्स देता था, बुला करके या जा करके, या जैसे हमको अब मिलती रहती थी स्कॉलरशिप, हमेशा मिली, तो उसका छोटा थोड़ा बड़ा सहयोग भी कर देना, या उसके लोगों को चाय पिला देना, या अपना कमरा दे देना कि उसके लिए वो उसके लिए कार्यालय बना ले। दर्शकों ध्यान रखिएगा, आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद एक बहुत बड़े अधिकारी के पद से वीआरएस लिया आपने। मैं जनरल मैनेजर आरएलडीए, रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनरल मैनेजर रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इनसे पूछा जा रहा है कि छात्र आंदोलन के समय आपने कितना भाग लिया, कैसा भाग लिया? दबे छुपे तो बता रहे, सब हम पैसा। हाँ, आंदोलनों में भाग लिया। और एक बार ऐसी स्थिति आई कि डायमंड जुबली की वाल जो है, पिछली वाल जो है, वो कर्नलगंज थाने की वाल दोनों एक है। हाँ। और यह मुझे नहीं मालूम था। हाँ। और पुलिस ने दबिश डाला उसमें हमको टारगेट करके भी। कूदे तो मैं जब कूदे तो थाने में गिर गए। वाह वाह, ये खास बात रही। तो अब आप इस किसी आंदोलन में ये हुआ कि नहीं इसमें भाग लेना है, और जो भाग लेना है तो पहले के जो लोग पढ़ाकू, मतलब जो टहलने घूमने वाले थे, तो जो पॉलिटिकल टाइप का जिनका इंटरेस्ट रहता था, तो उनको सब मालूम था कि किस चीज़ के आगे क्या है, पीछे क्या है। हमें मालूम नहीं था कि डायमंड जुबली का वाल, मैं यहाँ से कूदूँ, मैंने सोचा था कि मैं आगे किसी रोड वगैरह पर गिरूँगा, वहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन जब उतरे तो थाने में ही गिरे। हाँ, वही लग रहा था कि ज़्यादा पढ़ाकू लोगों के साथ यही होता है कि भागेंगे। तो मुझको लगा कि हमको कोई पकड़ कर ले आवे, उधर से खदेड़ गए, हम पकड़ करके सीधे अपने आप ही थाने में आ रहे हैं। तो दैट वाज ए वेरी
अच्छा, कहीं न कहीं डायमंड जुबली आपके जीवन में रह गया, इलाहाबाद रह गया जी। इलाहाबाद में एक कहावत है कि अगर एक ईंट उठाओ तो 6 नेता उसमें से निकलते हैं। तो जो इलाहाबाद के संस्कार रहे, जितने दिन तक आपने पढ़ाई किया, आपने 81 तक पढ़ाई किया, 81 से 89 तक रहा है। 81 से 89 तक। तो 81 से 89 तक के अंदर इलाहाबाद संस्कार बो देता है। अगर आप इलाहाबाद में 3 साल लगातार रह गए तो आप रहने वाले कहीं के हों, आप इलाहाबादी हो जाते हैं। हाँ, इलाहाबाद के लड़के सिर्फ इलाहाबाद के नहीं होते। हाँ, वह देश के किसी भी कोने के हो सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद में जब आते हैं तो इलाहाबाद के लड़के कहलाने लगते हैं। इलाहाबाद के लड़के कहलाने लगते हैं। और शायद वही कारण हो, शायद डायमंड जुबली के हॉस्टल के प्रवास का कारण हो, तो आपके अंदर कहीं न कहीं से जगा नेता, सोया हुआ नेता जगा किसी फेज में आपके सर्विस में। तो आपने कहा कि यार ये नेताओं को रिपोर्ट करने से अच्छा है खुद ही नेता बन जाते हैं। तो कैसे प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कैसे दिमाग में आया कि हमको राजनीति में आना है? राजेश जी, जैसे आपने बताया कि इलाहाबाद में मतलब कि एक ईंट के नीचे से 7 नेता निकलते हैं, तो वहाँ पर जो भी छात्र होता है वह या तो नेता होता है या तो प्रणेता होता है। हाँ। तो मैंने एक मेरी छोटी सी कविता है कि हम नेताओं के नेता हैं, हम नेता नहीं प्रणेता हैं। क्या बात। तो मतलब कि जैसे कहते हैं कि दिन 2 ही तरह के होने चाहिए, हैप्पी डेज और हैप्पियर डेज। हाँ। आनंद का दिन या परमानंद का दिन। उसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी गया, 2-3 जैसा कहा आपने 3-4 साल रह लिया, तो या तो नेता है या तो प्रणेता है या नेताओं का नेता है। तो वह चीज़ तो आ गई मुझे। और हुआ क्या कि आई वॉज नॉट इवन 21 एंड हाफ का था, तो मुझे JRF मिल गई। नेशनल एजुकेशन टेस्ट और JRF दोनों एक ही था उस समय। अभी तो हो गया है और ज़्यादा व्यापक उसका वो हो गया है कि ज़्यादा सीट वगैरह होने, लिमिटेड सीट थी। और जब मैं हो गया तो अब पढ़ने लिखने में अब ठीक ठाक था, मतलब हमेशा ऑलराउंड, मतलब कि हायर साइड में फर्स्ट क्लास रहता था। तो और कई विषयों में डिस्टिंक्शन भी रहते थे। तो ये हुआ कि अब इसका JRF वाला मतलब कि गुड अमाउंट, और उसमें JRF से भी जब ये साहब सीनियर रिसर्च फेलो हुई तो हमारी स्कॉलरशिप इतनी थी कि पिताजी मेरे जूनियर हाई स्कूल में टीचर थे, चाचा जी प्राइमरी में हेडमास्टर थे। उन दोनों लोगों को जितनी सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा कंटिजेंसी वगैरह मिलाकर इंक्लूडिंग ऑल इमोल्यूमेंट्स, वो 50-60 रुपये ज़्यादा होता था। तो फिर उस समय ये हुआ कि अब और कहीं नहीं होगा तो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं तो डिग्री कॉलेज में कहीं न कहीं लेक्चरर तो हो ही जाओ। लेक्चर उस समय, हाँ, लेक्चर करते हैं, अभी जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, आज के शब्द में कहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। तब फिर मैंने कहा कि अब जो कुछ भी करना है इससे बेहतर के लिए करना है। और दिमाग में उसी समय एक संस्कृत का, जो इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर और फिलॉसफी का विद्यार्थी था मैं, संस्कृत से MA ज्वाइन किया। तो कालिदास की एक पंक्ति है रघुवंश में कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, यानी पहलेपन में 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करो, 25 से 50 विषयों में दुनियादारी में रहो, 50 से 75 कुछ मुनिवृत्ति में रहना चाहिए, ऋषि वृत्ति में रहना चाहिए। तो वह एक बात संस्कार बस घर कर गई थी। और मेरे पिताजी भी वेद पाठी ब्राह्मण थे, और सिविल सर्विसेज लायक संस्कृत हमारी जो है इंटरमीडिएट पास करने के साथ ही हो गई थी कि बाद में उसके सिर्फ ब्रशअप करना था। तो इस नाते भी थोड़ा सा हमको क्वेश्चन मिला था कि आपको अगर 1/3 आपको जो एग्जाम में देना उसका 1/3 आपको इंटरमीडिएट के लेवल से ही आ रहा है तो आपके लिए आसान हो गई चीज़। आसान हो गई। अच्छा, मैं आई एम संस्कृत स्पीकिंग आल्सो, मैं संस्कृत वैसे ही बोल सकता हूँ जैसे हिंदी अंग्रेजी बोलता हूँ। तो इसके नाते मुझको एक लीड मिल गई। तो फिर ये हुआ कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन जाएंगे, और जल्दी लाइफ शुरू हो गई है। और मेरी बेटी थी पहली, वो 21 मतलब उधर वो एड मिलने लगे, और 87 में भी मैं आई वॉज ब्लेस्ड विद ए डॉटर रचना। तो मुझको ये हुआ कि अब जल्दी से बच्चे भी सयाने, 50 के पहले तक इसका शादी भी मतलब इस तरह से हो जाएगा, घर द्वार मतलब कुछ गृहस्थी जल्दी शुरू हो गई, नौकरी। और तो ये उसी समय तय के लिए 50 से 75 में ऋषि वृत्ति में रहूँगा। अब वह ऋषि वृत्ति जो है कि अब क्या कहते हैं कि राजर्षि वृत्ति ही हो जाएगी, मतलब कि
राजधर्म में ही मैं चला जाऊंगा, यह उस समय इतना पक्का डिसाइडेड नहीं था। हो सकता है कि एनजीओ वगैरह लगा करके वो करके कुछ करते, इस तरह से था दिमाग में। नहीं तो जब 50 का हुआ मैंने, तो जिस दिन मैं 50 का हुआ, मेरे 2 बेटियां हैं, तो दूसरी बेटी के लिए भी रिश्ता तय हुआ जिस दिन मेरी 50वीं मतलब जन्म तिथि थी। अच्छा। तो 50 साल का हुआ है, मैंने 91 बर्थ डे था। तो हमने कहा कि शायद मैंने अपने से ही जो 21.5 में जो संकल्प लिया था उसको रिमाइंड करा रहा है ईश्वर, प्रकृति हमको रिमाइंड करा रही कि आपने कुछ कमिट किया था। तो फिर मैंने वो 50 के बजाय लेट होते होते 51 हो गया, और फिर 1 साल VRS लेते हुए लग गया। तो 2 साल लेट गाड़ी स्टार्ट, 2 साल लेट गाड़ी स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो 50 से 75 सोचा था, अब 52 से 77 कर देंगे। तो ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य भी साथ देता गया। एक ढंग से देखा जाए तो बचपन तो आपने पढ़ाई में डिसेंट रूप से निकाला जी, जिसको आप आश्रम की शिक्षा उस जमाने में बोलते थे जी। आश्रम में जाए, जो है गुरुकुल में जाए, तो वो तो आपका बढ़िया रहा। डायमंड, हाँ, डायमंड जुबली तो एक तरह से आश्रम ही खाने में कूदते काटते जो है बीत गया बढ़िया से। फिर आपने डिफरेंट जो है पुलिस में रहे, DSP रहे, मतलब UPPSC, और अल्टीमेटली जो है आपने ज्वाइन किया UPSC से IRTS ज्वाइन कर लिया। तो जो 25 साल ये थे आपके, या शायद आपने कुछ बिफोर टाइम? हाँ, VRS लिया मैंने। नहीं, आप जॉब में कब आ गए थे? जॉब में मैं आ गया था 88 बैच से, मैं DSP था। मैंने ज्वाइन किया 91 में ज्वाइन किया। एज उस समय 26 समथिंग, 26 हाँ, तो ऑलमोस्ट 1 साल लेट आपने जो है 25 में आपको आ जाना चाहिए था गृहस्थ आश्रम में। हाँ, और ज्वाइनिंग में लेट हुआ, अदरवाइज सिलेक्ट में बहुत पहले हो गया था। तो 25 साल आपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, जो आपका परिवार के प्रति जरूरी है, देश के प्रति जो जरूरी है, वो आपने नौकरी किया। और 52 साल में आप मुनि मार्ग पर अग्रसर हुए। हाँ, संन्यास तो नहीं कहेंगे। हाँ, तो मुनि मार्ग पर, ऋषि मुनि मार्ग पर अग्रसर हुए। कैसा सा रहा सफ़र? कितने साल हो गए आपको VRS लिए हुए? मुझे अगस्त 16 में मैंने लिया था, और जो 25 हो गया, 8.5 साल आप कर सकते, 8.5 साल से ज़्यादा हो गया, मोटा मोटी 9 साल हो गए जी। 25 तो कल आज ही आया है, खैर। हाँ। तो आपका ये समय कैसा बीता? 8 साढ़े 8 साल, उसमें से 5 साल तो आप विधायक रहे, और 2-3 साल विधायक की तैयारी में। तो अभी नहीं, विधायक की तैयारी में कोई नहीं, तो 5-6 महीने पहले ही मैंने VRS लिया था। अच्छा, 5-6 महीने पहले VRS लिया था। अगस्त में लिया। हाँ। और दिसंबर में लगभग हिंट हो गया था कि आपको लड़ना है। ब्यूरोक्रेट के लिए राजनीति में आना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? राजेश साहब, मुझसे कई बार प्रश्न पूछा गया, लगभग हर हफ्ते कोई न कोई पूछ लेता। मैंने कहा कि इस पर किताब लिख सकता हूँ, लेकिन एक शब्द में बता सकता हूँ कि नौकरी आसान है, राजनीति घमासान है। दिस इज द डिफरेंस। आसान बनाम घमासान, मतलब रथी और महारथी वाली चीज़ है। हाँ, आप वहाँ पे रथी थे, यहाँ महारथी होना पड़ेगा, तभी टिक पाएंगे। हाँ, वहाँ पर मैं था तो एकदम एज स्टूडेंट, एज ऑफिसर भी, मतलब एक तरह से टॉप पर था। नहीं, ऑफिसर्स देखिए, कुछ भी कहिए, जिस तरह से जो है सैलून लगती थी जी, और सैलून लगने के बाद सैलून से उतर के जी आपको जो है गांव-गांव में, गली गली में जाके मिलना लोगों से। अगर आपको वास्तव में प्रेम है जनता से, फिर तो आपका दिल प्रसन्न होगा, आपको अच्छा लगेगा कि इतने लोगों से मिल रहे हैं यार, जीतना हारना अपनी जगह है। जी जी जी, इतने लोगों से हम मिल तो रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट्स, अगर आप बुरा न माने तो थोड़े से नकचढ़े से हो जाते हैं। और उसका भी एक अनुभव मैं शेयर करूंगा। हाँ, उसका कारण भी है कि नीचे वाले इतने ज़्यादा तेल पानी लगा डालते हैं। GM साहब आ रहे हैं, GM प्लेटफार्म साफ करो। तो GM साहब को ज़बरदस्ती जो है नकचाह बना डालती है पब्लिक। क्या अनुभव रहा, पहले तो ये बताइए, रथी का फिर महारथी का अनुभव पूछूंगा। राजेश जी, चूँकि शुरू से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे ऋषि वृत्ति में या मुनि मार्ग पर आना है, तो शुरू से ही वह एक लेयर बनी हुई थी। अच्छा। और मैं हमेशा
ऑफिसर रहते हुए भी मैं जनमुखी था और ऑफिसर एसोसिएशन का सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ये सब भी रहा। और एज ऑफिसर भी मुझे नेशनल अवार्ड मिला 2003 में, नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस 2000 एज बैक एज इन 2003 जी। तो मतलब कि मेरी सर्विस 10 साल भी पूरी नहीं हुई थी तो मैं नेशनल अवार्ड ही हो गया मतलब फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन रेलवेज। वो तो आपका सरकार के प्रति हाँ, परफॉर्मेंस तो लेकिन चूंकि मेरे मन में था तो इसलिए मैं उस समय भी राजनीति को बड़ी अच्छी दृष्टि से देखता था और सकारात्मक दृष्टि। हाँ, सकारात्मक दृष्टि से। और जो एक 3 इषणाएँ होती हैं, वित्त इषणा, लोक इषणा और पुत्र इषणा, मतलब कि पुत्र कलत्र की इच्छा, लोक की इच्छा, लोक माने मतलब कि पॉपुलैरिटी की हाँ, लोकार्जन, जिसको जनार्जन कह सकते हैं हम, एक नया शब्द। हाँ, धनार्जन हुआ, जनार्जन हुआ और परिवारार्जन। तो वह जनार्जन की वृत्ति थी मेरी जी। तो इसलिए वहाँ पर जाकर के अच्छा लगा मुझे और मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। लेकिन 1-2 चीज़ें वहाँ पर हुई कि एज ऑफिसर में चाहे जितना मैं सोचता था कि मैं बहुत जनमुखी हूँ, जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे लगा कि एकदम पूरी तरह जो है जनवादी होने में वहाँ पर मैं कितना भी परिश्रम करता रहा वो बड़ी कमी थी। और जैसे गांव में मेरा शौक़ हुआ कि मैं अपने पूरे गांव में टहलूं। मैं समझता था कि मैं गांव का पैदा हुआ हूँ, कक्षा 12 तक गांव में पढ़ा हूँ, तो मैं एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। 16.5 साल के बाद मैं इलाहाबाद में गया, उसके पहले एकदम गांव में, धुर गांव, हमारे गांव तक जो है उस समय तक सड़क नहीं थी कायदे। लेकिन जब मैं गांव से गया, मैंने सोचा कि पूरे गांव में मैं टहलूं, तो मुझे यह अनुभूति हुई कि हम जहां पर रहते थे एक प्रबुद्ध परिवार के रूप में, और पिताजी और चाचा जी सब टीचर थे, अध्ययन अध्यापन का माहौल था। चाचा जी हमारे लोक गायक भी थे, पिताजी हमारे कथाकार थे। तो जब मैं गांव के छोर पर, जो मैं सोचता था कि मैं गांव से एकदम जुड़ा हूं, चूँकि गांव का हूं, तो उस समय हमको पता लगा कि मैं गांव से वास्तव में जुड़ा नहीं था। मैं देखा कि वहाँ पर बहुत कुछ करने की बात है। गांव में पैदा होने से ही कोई गांव में नहीं जुड़ा होता। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला और देखने के बाद और प्रगाढ़ हुई कि और बेहतर सेवा करने की ज़रूरत थी और हम जैसे लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत है। और अधिकारियों का जो नकचढ़ापन था उसको देखते हुए मैं देखा कि जैसे वहाँ पर एकदम सम्राट टाइप के बने रहते, तो मैंने लिखा लोक सेवा योग से, सेवा आयोग और सेवा का योग दोनों 2 तरह से तोड़ी उसको। लोक सेवा योग से आकर बने सम्राट हैं और आप देखें नौकरों के आज कैसे ठाठ हैं। वहाँ जाने के बाद लगा कि मतलब कि लोक सेवकों को जिस तरह से रहना चाहिए, लोक सेवक की तरह, वह लोक सम्राट की तरह रहते हैं, ठाठ। तो वह चीज़ एक तो अनुभूत हुई, जबकि मैं ऑफिसर ही नहीं, ऑफिसर्स का नेता भी था। तो इतनी सारी अनुभूतियाँ। और मैंने देखा कि पढ़ाई लिखाई के 18 साल में जो नहीं सीख पाया उससे ज़्यादा नौकरी में सीखा, और नौकरी में 25 साल तक जो नहीं सीख पाया वह 5 साल के विधायकी में सीखा, और 5 साल की विधायकी में भी जो नहीं सीख पाया वह 2 साल विधायक, 3 साल विधायक न रहते हुए सीख गया। तो मैं इलेक्टेड, सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, सभी तरह से हर तरह की अनुभूति हो गई। तो और वहाँ पर जब मैं सिलेक्ट हो गया तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, रोज़ 100 लोगों से मिलना मैंने शुरू किया कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं इलेक्ट होने के बाद। तो कहा भैया ऐसा है कि अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग, पुलिस और प्रशासन के लोग, ये इनको काबू में रखिएगा बस। हम कहे सड़क वड़क, एकदम सीधे कहते सड़क वड़क तो सब कमीशन फमीशन के चक्कर में ले आते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी पुलिस प्रशासन इनको थोड़ा सा काबू में रखिएगा, एक चीज़ ये कहते थे। तब मुझको लगा कि जो है उसका अपना प्रतिनिधि चाहे जितना खराब हो, वह उसके अपने गार्जियन की तरह दिखता है, अपना टाइप का दिखता है। और अधिकारी चाहे जितना अच्छा हो, उसको लगता है कि अधिकारी अंग्रेज ही है। अच्छा, उसके पहले के एक मैं प्रकरण बताऊं 2 लाइन में।
जब मैं दिन भर प्रचार करके टिकट पाने के पहले क्षेत्र में टहल करके लौटता था, मेरी मिसेज भी उसी क्षेत्र से हैं, रेखा जी, मेरा ससुराल भी हमारे क्षेत्र में ही 10 किलोमीटर दूरी पर। तो वो पूछती थी कि भैया कैसे रहा है, आप लोगों को कैसे लगा, जिन जिन गाँव उनको सब पता ही था। तो कहाँ कोई बुआ का है, कोई दीदी का है, कोई भाभी का है, कहाँ बुआ जी और सब तो ठीक है, लेकिन वो अधिकारी वाली ऐंठन अभी गई नहीं है। अच्छा, मतलब जनता के दिमाग में होता है कि अधिकारी सीधे ना, उसमें ऐंठन होती है। तो मैंने फिर कहा, हमने कहा भाई तो गड़बड़ हो रहा है। तो सब मैंने बुलाया कि मतलब किस चीज़ को ये ऐंठन करें, मैंने जाना। तो कहे को जो तेवर में रहते हैं, एकदम अकड़ू टाइप के रहते हैं कि एकदम फाइल फेंक देना, एकदम कड़ी आवाज़ में बात करना, कोई मुलायमत नहीं, कोई आत्मीयता नहीं, कोई स्नेह नहीं झलकता है। तो वह सब जो है किया, जैसे कहीं कोई गलत कोई काम कर, मतलब कोई काम कर रहा है तो बोल दिए भाई ये तो नहीं होने लायक है। तो कहें भैया पहले कैसे आप गलत कर देते, ट्राई करिए, इस तरह काम पहले हुए हैं, लोग करते थे। तब फिर मैंने उससे वो ले करके नहीं कि मुलायमियत के साथ उनको टच करने के साथ, है मुश्किल है लेकिन देखेंगे, उसमें कुछ चेंज करना। तो उसमें मैंने अपने को चेंज ले आया। तो फिर लोग कहे कि नहीं भैया आप बदले हैं, अब जो है लगता है कि अब ठीक लग हाँ, रहा अब ठीक है। मतलब नौकरशाही जो कहा जाता है, हाँ हाँ देखिए नौकर में शाही अपने आप लगा दिया है लोगों ने। हाँ, तो नौकर खत्म हो जाता है, शाही ज़्यादा हो जाते हैं, और ये जनता के दिमाग में बैठा हुआ है। हाँ, मतलब जिसको नौकरी करना है, आपकी सेवा करना है, वो कहे कि हम शासन करेंगे। अधिकारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव याद रखता है और सर्विस भूल जाता है, उसी में पूरा चक्कर, वो बैलेंस नहीं होता है। देखिए अब राजनीति की जैसे आपने बात किया, ऐठे से हाँ, ऐठन लगते हैं। अब आप देखिए राजनेता की भी मजबूरी समझिए। एक नेताजी निकले, 100 लोग नमस्ते कर रहे हैं, आप भी नमस्ते करेंगे, नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। अब संध्या को होते होते सर्वा जोड़ बेकार हो जाता है। इतना नमस्ते करने के बाद फिर आपका जो है कंधा बेकार हो गया कि आपको दुखने लग जाता है। आप अपना पानी ले जाइए, गांव का पानी पीजिएगा, जुकाम हो जाए, गला खराब हो जाएगा। आप अपना अगर पानी ले गए तो जनता कहेगी बताओ सर वो हमारे यहाँ के पानियों नहीं पी सकते ना, अपन पानी लेके चल रहे हैं। तो नेताओं की मजबूरियाँ तो है, आपने चुनाव प्रचार किया, देखा, लेकिन एक सीमा होती है अधिकारियों की कि कहीं न कहीं किसी लेवल तक मदद कर पाते हैं और उसके बाद नहीं कर पाते। और लेकिन जो हमारा अपना तजुर्बा है कि एक नौकरशाह अगर चाह ले कि यहाँ मदद करना है और उसकी क्षमता के अंदर है तो वो कैसे न कैसे कर लेगा। लेकिन एक जो है IRS अफसर के मुकाबले में एक विधायक की तो क्षमताएं बहुत कम हो जाती है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है बेचारा। 5 करोड़ रुपया जो मिलता है वो रुपया आपके यहाँ अगर कुछ बनवा दे, गेट लगवा दे, नलकूप लगवा दे, स्कूल में दे दे। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, एक पढ़े लिखे विधायक में, एक अधिकारी टाइप के विधायक में, एक नॉर्मल विधायक में बहुत फ़र्क होता होगा। तो आप शायद करा ले जाते होंगे, लेकिन विधायक के बस का बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो आपने कैसे जो है इस चीज़ को डील किया? हाँ, कि आप तो एक आदेश पे आप काम करा लेते थे, अब विधायक हो गए तो आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, और आप किसी से कह भी नहीं सकते कि मेरा कोई सुनेगा नहीं, हम तो कम नहीं करा पाएंगे। विधायक के रूप में काम कराना कठिन होता है, और अधिकारी के रूप में चूँकि अधिकारी को खुद ही करना है एक तो। दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों से आपको कराना है, उनके खिलाफ आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर तो सबको भैया बाबू करके काम कराना है, क्योंकि आप तो कोई मतलब आपका कार्यकर्ता तो कोई आपके पेरोल पर तो है नहीं, और न आप कितनी उपलब्धियां हैं मतलब आर्थिक मामलों में कि आप सबको कोई सैलरी दे सकें। तो इसमें आपके काम कराने की स्किल की असली परीक्षा इसी में है। तो एक ढंग से डिमोशन जैसा नहीं लगा आप? तो और एक चीज़ यह निर्भर करता है, मैं आता हूँ कि जैसे विधायकों का भी अलग अलग सरकारों में अलग अलग स्टेटस होता है। नॉर्मली तो विधायिका में और कार्यपालिका में संतुलन हो वो तो बेस्ट चीज़ होती है। एक बुजुर्ग, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही सुल्तानपुर के रहने वाले, उन्होंने कहा कि विधायकों के 3 स्तर होते हैं।
जो सरकारें विधायकों को महत्व देती हैं उसमें तो विधायक विधाता हो जाता है। जो सरकारें विधायकों को इग्नोर करती हैं उसमें विधायक बुद्धू या बधिया हो जाता है। लेकिन आइडियल वह है कि विधायकों को सरकारें या उनका दल इतना महत्व दे कि न वो बुद्धू और बधिया की तरह से डिग्रेड हों और न विधायक अपने को विधाता समझने लगें। एक कविता भी है, विधायक ही हूँ मैं विधाता नहीं हूँ, यानी उसमें मजबूरी बताई गई है कि भाई मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। मेरे चूंकि सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से होने के नाते और फैमिली में वेट से कह के करा देते हो जी, कुछ अपने बैच वालों से कह के कोई नहीं, इट इज नॉट ओनली बैच, एक वो कि अधिकारी किस तरह से बात को समझेंगे ग्रहण करेंगे, तो वह चूंकि उसी प्रक्रिया वो मैं अधिकारी नहीं अधिकारियों का नेता भी रहा, तो कैसे काम कराना है वह बिल्कुल जैसे पढ़ा लिखा आदमी उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और जैसे सामान्य विधायक तो मान लीजिए बहुत ज़रूरी है कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी क्यों है इस वह लॉजिक हमारे साथ रहती है। एक बार हमने बोला था कि एक ऐसे ही ब्यूरोक्रेट थे तो वो विधायक हो गए, तो हम कहा भाई साहब अगर आप डीएम रहते तो आप डीएम थे और एक शहर में 14 ठो विधायक हैं अपने इलाहाबाद में, तो हमने कहा आप विधायक हो गए हैं तो 1/14 डीएम हो गए हैं। तो कुछ ऐसी वाली फीलिंग आई कि एक जो स्टेटस एंजॉय आप कर रहे थे विधायक होने के बाद, इस तरह की फीलिंग आई। आपने तो एक तरह से जवाब दे ही दिया है कि थी तो, लेकिन हमने जो है उसको किसी ढंग से ओवरकम कर लिया, अपने अफसर वाले जो है अंदाज में अपनी विधायकी को लेके थोड़ा सा कर लिया। क्या ऐसी जो है बॉटल नेक्स्ट रही विधायक को, ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि जो चाह कर भी अपने क्षेत्र की स्थितियों को नहीं बदल पाता है, और उसमें खास तौर से क्या ऐसा होना चाहिए विधायकों के अधिकार क्षेत्र में कि अपने जो वो चाहे अपने क्षेत्र के लिए मिनिमम कुछ तो कर सके? देखिए दो चीज़ें हैं राजेश जी, मैंने 3 बताया कि विधायक के 3 स्टेटस, जैसा मैंने बताया कि हमारे एक वरिष्ठ ने कहा कि अगर संतुलन है, जैसे किसी समय कोई सरकार ऐसी होती है वो कुछ ऐसा संवैधानिक कुछ ऐसा सिस्टम में चेंज किया जाए, वो तो ठीक है अगर आपकी सरकार है और सरकार महत्व दे रही है या नहीं दे रही है वो तो एक अलग बात है। ये कानूनी रूप से या एक जो है अघोषित कानून के रूप में विधायकों को कुछ ऐसे अधिकार क्या मिलने चाहिए जिससे वो कुछ काम करा सके, अगली बार अगर अपने क्षेत्र में जाए तो फेस कर सके कि साहब हमने देखो इतना मिनिमम हम करा सकते थे, वो मिनिमम मैंने करा दिया। 5 करोड़ रुपया में तो घर नहीं बनता है, तो 5 करोड़ रुपया में तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये असंतोष को, ठीक है इस बार आप किसी कारण से नहीं लड़े, आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप लड़े होते तो आपको असंतोष का स्तर पता चलता कि साहब आपने 5 साल आप रहे, 5 साल मेरा ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। और थाना पुलिस कचहरी तो खैर फंडामेंटल है कि विधायक से लोग आशा करते हैं हमारा लड़का चोरी में पकड़ा गया है, राजधानी में पकड़ा गया है, विधायक जी कह दें दरोगा जी से, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं रहे होंगे, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो अगर आपको मालूम है कि ये बेगुनाह है तभी आपने कोशिश किया होगा, तो इस तरह का असंतोष तो उभरा होगा, वो नज़र आया भी होगा आपको। 2-3 चीज़ें उस पर मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि अगर हमारा कोई आदमी है और गलत भी है तो उसके लिए कितनी बात हमको कहनी चाहिए यह मैं क्लियर हूँ जी। कि जैसे कोई गलत है और हमारा आदमी, मैंने वो लिखा है कि जो हमारे हैं वह हमारे हैं, भले पिछड़े हैं या पिछाड़े हैं, कभी दुबके कभी दहाड़े हैं, पर जो हमारे हैं वह हमारे हैं। चंद्रशेखर जी की पॉलिसी, चंद्रशेखर जी की पॉलिसी। हाँ, कि साहब फलाने ने ये अच्छा मुझको वो चाहे अपनी गलती न बतावे, अपनी सही ही बतावे, तो भी उसकी गलती हमको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नाते पता लग जाता था।
तो मैं इन द मीन टाइम जैसे बता रहा, उस गांव के, हमारे पास हर गांव के 50 लोगों के मोबाइल फ़ोन हैं। मुझको, मैं देखा गराएं डालने पर सब आगे, किसी एक से मैं बात भी कर लेता था कि इस मामले में ऐसे क्या है, तो एकदम फेयर आइडिया हो जाते थे दोनों तरफ। हम लोग, अब चूँकि मेरी अपनी स्किल है भाई, एसडीएम की सर्विस कितनी होती है, 1 साल की 2 साल की, मैं ऑलरेडी घाट का पानी पी करके रामघाट मतलब कितने एस्पेक्ट्स लाइफ के देख चुका हूँ कि उसको एकदम अंदाज़ा लग जाता। मैं बताता हूँ कि जैसे कि अमुक व्यक्ति ये है, एक गलती तो किया है, मेरा आदमी देख लीजिए, व्यवहारिक रूप में जो मदद हो सके कर दीजिए। तो मेरे लिए यह चुनौती थी, मतलब कि ये चुनौती का थी, मतलब मेरे लिए महत्वपूर्ण था कहूँगा कि अधिकारी को भी एग्जैक्ट पोजीशन बता दें। नहीं तो अगर कहा कि साहब अपनी गलती तो बताया नहीं है, उसकी गलती आप नहीं जानते, तो ये हमको किसी अधिकारी को कहने की नौबत नहीं है कि साहब आप उसकी गलती नहीं जानते। हमने कहा कि मैं गलती उसकी जान रहा हूँ और वो जान भी लेता, मतलब बंद करिए, साले को मारिए नहीं। तो हाँ, व्यवहारिक रूप में जो व्यवहारिक रूप से बस यही है। तो अब एक तरह से, अब देखिए, और यह भी ध्यान रखते थे कि मतलब कि अब चूंकि मैं 6 साल डायरेक्टर विजिलेंस था भारत सरकार में, अच्छा, तो उसके बाद भी किसी से फ़ोन पर बात करते समय यह जिम्मेदारी घुसी हुई थी कि हमारी बात अगर लीक भी हो जाए तो मैं कहीं फंसूँ ना। हाँ। तो इस जिम्मेदारी के साथ तो एक आध बार ये नौबत आई भी, साहब देखिए दबाव डाल रहे हैं, तो लेकिन कहे नहीं तो दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई गलती पर है, व्यवहारिक मदद जो हो सके। असली क्वेश्चन और चीज़ मैं एक बार बोल देता था कि ओवर एक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए कई बार जो है, अब हम पुलिस ऑफिसर रहे हैं, 3rd डिग्री मेथड या क्या, तो ओवर एक्शन में मतलब वो समझ जाता था। हमने कहा भाई देखो ऐसा गलती तो है, जो गलती किया है तो गलती किया, सजा मिले, लेकिन देखो ओवर एक्शन मत करना। तो ओवर एक्शन में समझ जाता था, वही से ओवर एक्शन क्या है, जब कतरा को डकैत ना बना दे। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो एक चीज़ ये थी, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जितना सोचा था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए करूंगा 5 साल के लिए, मैंने लिख करके रखा था, 1 महीने में मैंने लिख लिया। मैं एक्सीड कर गया उसको। अच्छा, कर गए। जैसे मैंने सोचा था गोमती पर 3 पुल बनवाने के लिए, मैंने 5 पुल बनवा दिया गोमती पर। अच्छा, हालांकि उसमें 5 में एक पीपे का भी पुल शामिल है, तो लेकिन 3 पुल के बजाय 5 पुल बना लेना। हमारे क्षेत्र में गोमती नदी 48 किलोमीटर का स्पैन होता है, तो यह मेरी, जैसे टोटल 33 पुल, लोग कहते हैं कि पुल ही पुल से पुलकित लंब हुआ। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप कभी आते जाते बनारस इधर यहाँ से काशी जाएंगे तो लभुआ में कभी चाय पी लीजिएगा, किसी भी चाय की दुकान पर। मतलब मुझे अपनी जनसेवा के ऊपर मतलब कि मुझे अपना विश्वास है। पूछ लीजिए कि देवमणि जी कैसे रहे, कैसी सेवा की। और सड़कों का जहाँ जहाँ पर मेरी गाड़ी जाने में बगल के आदमी को उतरना पड़ा या लड़खड़ाना पड़ा, उन सबको मैंने डबलिंग करा दी, वाइडनिंग। आप तो जान रहे हैं उसका, उस क्षेत्र का भी आपको करा दिया, वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मैंने 200 मीटर का करा दिया। अच्छा। तो इस तरह से, और अब मैं जान रहा था कि VR किसको कहते हैं, MR किसको कहते हैं, DR किसको कहते हैं। एक ही पेन से, अब जैसे ये जितने नहर के मार्ग थे हमारे यहाँ पर सब पक्के 100% पक्का करा दिया मैंने। जो मिसिंग लिंक था, मिसिंग लिंक का फंड था, क्योंकि यहाँ पर ये उपलब्धि तो हमें लग रहा है ex-IRS की है। हाँ, विधायक की तो नहीं हो सकती। नहीं, ex-IRS के नाते कितने विधायक हैं जो अपने यहाँ बनवा पाएंगे। और मैं बताऊं, जैसे लभुआ में एक गांव सन 80 में अटल जी वहाँ पर गए थे, तो मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, तो उसके लिए स्वागत गीत गाने के लिए मुझे ही किया गया था, क्योंकि विद्यालय में प्रार्थना वगैरह मैं ही कराता रहता। तो उस समय हमको वहाँ के व्यवसायियों ने पकड़ा दिया कि अटल जी को दे दीजिएगा कि इसको नगर पालिका बनाया जाए। ग्राम था लम्हुआ तहसील। और उसके बाद लालजी टंडन साहब थे, उनके साथ पकड़, अरे क्या छीन लिया उन्होंने पर्ची। लेकिन वो मेरे मन में था, और बाद में जो है टंडन जी ही यहाँ पर नगर विकास मंत्री बने। मैंने उनको कहा कि उनके सुपुत्र जी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपके पिताजी ने इसको कहा था कि हम बनवाया जाएगा, आप तो उनको इस घटना क्या दूँ। उन्होंने कहा कि आप इतना पीछे मत पड़िए, एक गांव को मैं 11 गांव कर दूंगा। अच्छा। तो मैंने 11 गांव का ही प्रपोजल बना दिया, और सभी गांव नगर पंचायत बन गई। तो एक गांव जहां पर नगर पंचायत में 11 गांव नगर पंचायत बन। मैं 3 पुल सोचा था, 33 पुल बन गए। तो इसी तरह से मैं अगर दोबारा मैं बनता तो शायद मुझको सोचना पड़ता कि कहाँ अब क्या बनवाएं। मुझको आउट ऑफ बॉक्स, जैसे आश्रम पद्धति के एक विद्यालय,
लड़कियों के लिए। अब जैसे आश्रम पद्धति विद्यालय नॉर्मली एक जिले में एक या विशेष उपबंध से 2 बनता है, हमारे यहाँ बन चुका था, लेकिन मैंने कहा कि अब मैंने कमिटमेंट दे दिया, तो मेरे मिसेज ने कमिटमेंट दे दिया कि लड़कियों के लिए बनेगा निषाद बस। तो यहाँ पर मैंने जिद करके मैं बैठ गया, हमने कहा कि उसको आश्रम पद्धति विद्यालय बनना है। उन्होंने कहा कि 2 बने हैं। हमने कहा कि लड़कियों के लिए कोई नहीं बना है, या तो दोनों में से एक लड़कियों के लिए बनाइए या तो लड़कियों के लिए अलग। तो जो लड़कों के लिए बना है उसको लड़कियों के लिए बनाना तो संभव था नहीं, तो उनके लिए मैंने जो मांगा वही वरदान जो है इजी था सरकार के लिए। 35 पुल बनाने से तो ये लग रहा है आपको लम्हुआ का गडकरी नाम दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो गडकरी जी देश के लिए कर रहे हैं वो आपने अपने क्षेत्र के लिए कर। अब देखिए, मैं पूरे देश के लिए काम किया था, तो लम्हुआ हमारे लिए जो है ये था कि जैसे कि मेरी गोद में है, बहुत छोटा, मतलब तो एक्सपेंसिव है। अब जब जहाँ पर मैं था कि अभी बंगलोर से बात हो रही, तमिलनाडु से बात हो रही, तो अगला फ़ोन हो सकता है कि हमको आ गया दार्जिलिंग से आ गया, तो तीसरा फ़ोन अमृतसर से आ गया। तो एक तरह से विस्तार जब हो जाता है तो आपको वहाँ पर लगता था कि मतलब कि ये तो हाँ कंसंट्रेटेड जो है। तो अभी एक चीज़ आप बताएं थोड़ा सा जी, व्यक्तिगत बातें बहुत हो गई जी। ये बीजेपी जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में कमज़ोर प्रदर्शन की है जी, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कारण हो सकते हैं उसके? देखिए, कमज़ोर प्रदर्शन के कारणों पर केंद्र सरकार के जो लोग उत्तर प्रदेश को देख रहे थे पार्टी के और प्रदेश के मुखिया, उन सब का बयान आ ही चुका है। नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय चाहिए, पार्टी लाइन से अलग भी हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, है क्या कि पार्टी लाइन से अलग भी हट करके या पार्टी लाइन पर भी चल करके 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गड़बड़ हो जाता है। कई बार जो है, एक मैं बहुत बारीक बात बताना चल रहा हूँ, टिकट के बंटवारे में मानवीय भूल हो जाती, क्योंकि टिकट का बंटवारा बहुत कठिन काम होता है। पंडित नेहरू डेथ बेड पर थे और एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि आपके जीवन का सबसे कठिन क्षण क्या होता था, क्या था? तो उसने सोचा कि पंडित जी बोलेंगे कि चीन की बात करेंगे, ये चाइना की बात करेंगे, एकदम एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने बोला कि टिकट का बंटवारा मेरे जीवन का सबसे कठिन काम हुआ करता था। तो अगर पंडित नेहरू के लिए टिकट का बंटवारा, जबकि वहाँ उस समय विपक्षी पार्टियां नदारद थीं, लगभग नाम मात्र की थी, तो जब कठिन होगा, तो आज तो मैंने तो कहा राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना, मेरी कविता है लंबी, लेकिन ये तो राजनीति में भी सबसे कठिन, क्योंकि अब आप जब चुनावी राजनीति में आएंगे तो उसमें सबसे कठिन काम है कि टिकट का बंटवारा। कैसा भी टिकट का बंटवारा हो पार्टी कर दे, बस वही है कि नाराज होते हैं लोग, 3 प्रभावी लोग नाराज होते हैं कि 3 कम प्रभावी लोग नाराज होते हैं कि 10 लोग नाराज होते हैं, मतलब कि उसमें सिर्फ ये देखता होता कि कितने कम लोग और कितने कम प्रभावी लोग नाराज हैं। साफ नजर आता है जी कि जो भूल नेहरू जी ने किया था कि जो कठिन क्षण है टिकट का बंटवारा, तो इस बार जो टिकट बांटने वाले लोग थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया टिकट बांटना, जब 33 पुल बनाने वाले का टिकट काटा जा रहा था। तो इस तरह से अगर टिकट का बंटवारा होगा तो उस पार्टी की राजनीतिक भविष्य पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा, और भविष्य पर अगर ना भी लगे, आप किसी ब्रांड नेम के तहत आप जीत जाए, लेकिन कहीं न कहीं से तो डेंट होता है एक सिस्टम जो है पार्टी का। आप 33 पुल बनवाने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में जितने काम किए जाने चाहिए थे वो सारे काम करने के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है तो कहीं न कहीं ऊंचे आपके जो हाई कमांड हैं, जो प्रदेश लेवल का कमांड है, वहाँ पे तो कुछ तो गलतियाँ होंगी और मेजर गलतियाँ होंगी, और आपको शायद पता भी होगा कि ऐसे गलतियाँ करने वाले कौन लोग हैं। हमें तो जहाँ तक पता है कि जो प्रदेश में रिपोर्टें गलत ढंग से बनाई गई, फीडबैक गलत दिया गया ऊपर हाई कमान को, कुछ ऐसा आपने महसूस किया? देखिए, है क्या
कि कई चीज, जैसे मैंने कहा कि मेरी ही कविता ही है, राजनीति गंभीर विषय है, नक्कारों पर छोड़ देना, तो है क्या आपके लिए गंभीर विषय होगा, अगर ऊपर वालों के लिए मजाक का विषय है राजनीति में। तो इसीलिए जैसे हल्के लोग, जैसे किसी भी जो जिस चीज से देश की, दुनिया की दशा दिशा नीति नियत तय होती है, उसमें उसी तरह के गंभीर विषय में गंभीर लोगों को ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे आपने हमारे टिकट की बात किया, सिर्फ विकास कार्य ही नहीं, वो गंभीरता में कई और तत्व, जैसे कभी सोशल इक्वेशन हो सकता है, कई बार जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का उस समय पार्टी से भागना था, छोड़ना था एकाएक, तो कई बार पार्टी जैसे अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं जिसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। ऐसा डैमेज कंट्रोल करने में भी कई बार जो है वो मतलब अगड़े की बलि लो। अब किसी ढंग से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भागे हैं, तो उनके जो है जाति को साधने के लिए हो सकता है आपका टिकट काट दिया गया हो। नहीं, मतलब वही मैं कह रहा हूं, अगर आपकी जनसंख्या उस तरह की हो, वहाँ पे डेमोग्राफी हो इस तरह की कि शेड्यूल कास्ट या जो है बैकवर्ड वोट को साधने के लिए ब्राह्मण का गला काटा गया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, कई चीज़ें होती, जैसे मान लीजिए कि एक ही जाति से कई टिकट नहीं दे सकते हैं, एक ही वर्ग से कई टिकट नहीं दे सकते हैं, सभी वर्गों का पार्टी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसे में अच्छा, दूसरी बात, जैसे अगर कोई समझौते में कोई मान लीजिए सीट जानी हो, तो सुल्तानपुर से एक निषाद पार्टी को एक सीट देना था। अच्छा, तो अब उस समझौते के नाते भी पार्टी का जो बौद्धिक गुणागणित है कि थोड़ी सी वो भी गड़बड़ाता है, उसको राजनीतिक मजबूरी कहा जा सकता है। बिल्कुल, उसको आप राजनीतिक मजबूरी ही कह सकते हैं कि एक सामंजस्य बनाने में। और फिर उसके बाद विशेष करके भाजपा के बारे में है, आपने देखा है कि वह इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि मान लीजिए किसी का किसी राजनीतिक मजबूरी बस या किसी, एडजस्ट करेंगे, हाँ, तो उसको आगे पीछे वह ध्यान में उसको रखते हैं। तो इसलिए वह कई चीज़ें हो सकती है, जैसे मानवीय भूल तो हो ही सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर मैंने इक्वेशन की बात की, और फिर राजनीतिक मजबूरी होती है, जैसे अलायंस अपने आप में एक ऐसी मजबूरी है कि अलायंस के नाते भी जैसे समझौता नाम ही होता है समझौता, हाँ, तो अपना कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करिए। हाँ, समझौता में तो बझौता होता है। और जब सेक्रीफाइस होता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो जैसे लोग कहते हैं कि बलि जब देना हो तो रोगी पशु का नहीं निरोग का दिया जाता है। हाँ। कि वो भी राज तो चूंकि हम साहित्य के व्यक्ति हैं तो वैसे हो जाता है। कई बार यह भी होता है कि अगर मान लीजिए अमुक व्यक्ति हैं, इनको थोड़ा सा 19-20 या काटा जाएगा तो ये इतने दृढ़ हैं कि ये पार्टी का नुकसान करने की स्थिति में होने पर भी मन महसूस करके नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक गरिमा है, एक गौरव है, एक स्टेटस है, एक विचार बीथी है। तो संजय निषाद की पार्टी जीती वहां से आपके बदले में? नहीं, वो बगल में सीट दिया गया जिसके रिपल इफेक्ट में यहाँ पर इक्वेशन वो किया गया। तो जैसे हमारे ही वर्ग से निषाद पार्टी ने जब दे दिया, हाँ, तो हमारे वर्ग की वहाँ पे बगल वाली, हाँ, बगल वाले को एडजस्टमेंट हो गया। इसको समायोजन कह सकते हैं आप, तो समायोजन वशात। तो इसको तो एक ढंग से अभी हम संविधान की हम लोग बात करते हैं, ये लोकतंत्र का जितना घालमेल है उसमें कहीं न कहीं आपको संविधान जिम्मेदार लगता है क्या? लोकतंत्र जो है अगर इसी तरह से चुनना है प्रतिनिधि, तो क्या हमारे संविधान में कुछ कमियां नहीं नजर आती? ये जात पात, जब लोगों को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से विधायक को लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि फ्रिक्शन आप जातियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? देखिए, राजनैतिक दल जो होते हैं उनमें कोई जरूरी नहीं कि स्टेट्समैन ही हो, दो चीज़ें हैं। तो एक तो राजनेता होता है, दूसरा स्टेट्समैन होता है। राजनेता जो होता है वह अगले चुनाव की चिंता करता है, और स्टेट्समैन जो है वो अगली पीढ़ी की चिंता करता है। मेरा एक कपलेट है, राजनीति की नहीं हमें तो लोकनीति की चिंता है, और अगले चुनाव से अधिक हमें अगली पीढ़ी की चिंता है। क्या बात है।
तो इस नाते अब जो संविधान है उसका फाइनली तो लागू करने वाले लोगों की मतलब को नियत नीति नेता और प्रणेता के ऊपर उसका लागू करना निर्भर सर होता है। देखिए, आपने अपने कारपोरेट जीवन में या अपने ब्यूरोक्रेट जीवन में आईएसओ लागू कराया होगा बहुत सारी जगह। तो आईएसओ भी एक ढंग से आप जो करने वाले हैं उसका एक रिटर्न संविधान है, बिल्कुल है ना। इसी तरह ये संविधान है। अगर आपके आईएसओ का जो है गलत सिस्टम आप लिख दें और उसी को इम्प्लीमेंट करते रहें तो आपका सिस्टम तो पूरा गलत हो जाएगा। उसी तरह से संविधान में क्या ऐसा नहीं लगता कि दलगत राजनीति को कुछ इस तरह का जो है कुछ सुधार किया जाए जैसे प्रजातंत्र वास्तव में प्रजातंत्र रहे और ये किसी ढंग से जो है चूचू का मुरब्बा जैसे आज की डेट में बना हुआ है वैसा उससे सुधरे और एक अच्छा स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र की आए। इंग्लैंड में संविधान लिखा नहीं गया है, संविधान परंपराओं को मिलाकर संविधान बना है। लेकिन जो इंग्लैंड का लोकतंत्र है, क्या हमारा लोकतंत्र उस तरह से सक्षम है? उस तरह से हम सबसे बड़े लोकतंत्र है देश दुनिया के, लेकिन क्या ये जिस लोकतंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं वो लोकतंत्र है? देखिए, हमारे आसपास जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं फेल हुई हैं उसकी तुलना में जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संविधानवाद है। और जैसे संविधान को तोड़ फोड़ करके, जैसे इमरजेंसी में बहुत कोशिश हुई, नागार्जुन जनकवि थे, उन्होंने कहा कि वो बड़े ख़राब शब्दों में कि पोथा, संविधान का पोथा डकारे जा रहे, इस तरह के कुछ शब्द हैं। तो जो 43वां संशोधन हुआ उसके अंदर तो पूरा एक मिनी संविधान मिनी जो है इस संविधान को बदल ही दिया गया। तो तो अब लेकिन देखिए, संविधान जो है हमारा वह कठोर भी है, लोचशील भी है, व्यवहारिक भी है। और ज़्यादा बड़ा संविधान इसलिए कि जैसे यहाँ पर इतनी वैरायटी है, अनेके च देशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयम भारतीया। तो हम में जो विविधता है उस विविधता को बांधने के लिए इतने बंधन हुए। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पर इतना बड़ा देश था, कई सारे 33 कोटि देवताओं को एडजस्ट करना पड़ा, पुरोहितों को। उसी तरह से जो हमारे संविधान के पुरोहित थे उनको भी बहुत सारी चीज़ों को जितना वो फोर्सी कर पाए उसके लिए उनको लिखित में करना था। अगर वो कम संविधान में लिखते तो लोग कहते थे कि अरे इतने बड़े इस सारे विद्वान इकट्ठा थे, इसके बारे में उनको कह ही देना चाहिए था। तो लेकिन वही है कि लोकतंत्र, मैं एक बात कहता हूं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है जी। तो लोकतंत्र में और संविधान में सब कुछ चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं कि जैसे मैं कहता हूं कि 95% चीज़ें मोटा मोटी लिखी जा सकती हैं और उसके बारे में आप यस या नो कह सकते हैं कि कोई चीज़ सही है गलत है। 5% चीज़ें ग्रे एरिया में रहती हैं। ग्रे एरिया का मतलब कि उसके बारे में आपके विवेक पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता एग्जैक्टली है। तो मैं उसके लिए एक मेरी मास्टर लाइन है जिसको महावाक्य लोग कहते हैं, देववाक्य भी कहते हैं, देवाग्रह के नाम से भी, कि जो ग्रे एरिया है जिसमें संविधान या नियम कानून मुख है, ग्रे एरिया में ग्रे मैटर लगा करके ग्रेसफुल डिसीजन लेना चाहिए। क्या बात है। और तो उस चीज़ को तो थोड़ा बहुत कुछ छोड़ा भी गया है, ऐसा नहीं कि सब कुछ लिखा जा चुका है। तो जैसे जैसे संविधान चलेगा डेवलप होगा। और देशों के आसपास के देशों की तुलना में जब देखें तो लगता है कि हमारा संविधान बहुत बेहतर है। और संविधानवाद भी, जितने भी वाद हैं परिवर्तन के, सामाजिक परिवर्तन के, हम चूँकि फिलासफी ऑफ पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल फिलासफी ऑफ रिलीजन, ये सब भी मेरा विषय रहा है। तो जितने भी वाद हैं ना उसमें संविधानवाद सबसे सर्वोत्तम साधन है परिवर्तन का। नहीं, आपका लोकतंत्र इस उपमहाद्वीप की ही बात कर लीजिए तो सबसे बेहतर है। उससे इसी से सिद्ध होता है कि पाकिस्तान की जो है 14% हिंदू आबादी कट के 1% रह गई, बांग्लादेश की 22% हिंदू आबादी कट के 8% रह गई, और आप यहाँ के 5% 8% आबादी आज 20% रह गई।
तो इस तरह का लोकतंत्र तो बहुत अच्छा जो है नहीं कर सर, रहा है। उसमें जहाँ पे- संविधान की कोई गलती नहीं है। मैं कहूँ जहाँ पे आप 20 करोड़ की जनसंख्या को आप अल्पसंख्यक कहते हैं, तो क्या ही बढ़िया संविधान है। जहाँ पे आप वक्फ के नाम पे आप पूरी संपत्ति लिख देते हैं, चुनाव 14 में सरकार जाते जाते दिल्ली की प्राइम तमाम लोकेशंस लिख गई, बहुत अच्छा संविधान है। जहाँ पे आपको दल बदल कर सरकार बदलने की आसानी से छूट है, बहुत अच्छा संविधान है। तो साहब संविधान अच्छा है, राजनीति अच्छी है, लोकतंत्र अच्छा है, और अपनी आपकी पार्टी भाजपा अच्छी है। अब एक कविता सुनाइए और हम लोग दोबारा मिलने के लिए विदा लें इस मैं एपिसोड से। आपने कई मुद्दे छेड़ दिया है, तो मैं जैसे एक एक आधे आधे लाइन में आपने वो कर दिया। अब कंक्लूजन में ही आपने प्रश्न भी डाल दिया, तो मैं अपने कंक्लूजन में ही पहले उत्तर भी मतलब कि अगर डाल आप देता देना चाहें दे दीजिए, नहीं अगली बार आके दीजिएगा, ये वही क्वेश्चन जिंदा रहेगा। कि ये सब मैंने आपको इशारा किया कि 5%, तो 5% तो एक प्रतीकात्मक है। 5% का 10% भी ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात मैंने कहा कि नीयत, नीति, नेता, प्रणेता और मंशा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगली बार फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आपने सही कहा। तो अब कविता की बात आप क्या करना चाहते हैं? मतलब कि ये प्रश्न बांध के ले जाइए और इस प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा अगले एपिसोड में हमारे। लेकिन अभी हम दर्शकों से विदा लेंगे। आपकी एक अगर संस्कृत की कविता हो कोई, वो सुना दीजिए, और नहीं तो हिंदी से काम चलाया जाएगा। राजनीति की कविता ना सुनाइए, अगले एपिसोड में नहीं, राजनीति की कविता नहीं सुनाएंगे। संस्कृत में भी लिखा है कि गुरु की महिमा पर, उसको मैं हिंदी में फिर डिटेल नहीं करूंगा, बट क्योंकि वो टाइम टेकिंग होंगे। आप संस्कृत में सुनाइए। तो युग युगार्जित पुण्य पयो निधिम भुवन मंडल मंडित मंडनम नमनमाचरतो गुरुमाहितम भवति तस्य सुखम परमाद्भुतम। ये में हम लोग संस्कृत श्लोक लिखने की परंपरा उसमें था। और जो हमारे हैं वह हमारे हैं कविता है, उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ 2-4 सुनाता हूँ। चमकते चाँद हैं कि तारे हैं, भले गर्दिश में ही सितारे हैं। क्या बात है। भंवर में फंसे या किनारे हैं, पर जो हमारे हैं वह हमारे हैं। वो हमारे हैं। कभी पिछड़े कभी पिछाड़े हैं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी आप थोड़ा कनेक्ट ले। कभी बिछड़े कभी बिछाड़े हैं, कभी दुबके कभी दहाड़े हैं, कभी चुप हैं और कभी नगाड़े हैं, पर जो हमारे हैं वह हमारे। कृष्ण भगवान के संबंध में 2 पंक्तियां हैं, उनको आपको उन्होंने माइग्रेट किया था कि कभी रणबीच जोश भरते हैं कुरुक्षेत्र में, कभी रणबीच जोश भरते हैं, पर कभी रण छोड़ पूज्य बनते हैं। सदा रणनीति पर विचारे हैं, जो हमारे हैं वह हमारे हैं। लंबी कविता है। आज जो प्रखर वाणी हम लोग सुन रहे थे, जिनसे राजनीति के विषय पर चर्चा होना अभी बाकी है। हमारे साथ ऐसे देवमणि जी थे और हमारे साथ ऐसे देवमणि जी फिर आएंगे। आज शब्द रंग की ओर से दर्शकों को प्रणाम। हम लोग दोबारा मिलते हैं शीघ्र ही देवमणि जी के साथ। धन्यवाद। आप नए वर्ष पर हम शब्द रंग में आए, शब्द रंग ने हमको याद किया, तो एकदम पूरा मैं अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।